के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जिस परिस्थिति में हम लोग ये सम्मेलन, ये कन्वेंशन कर रहे हैं, आप तमाम बांदा क्षेत्र, बांदा जिले की प्रबुद्ध जनता को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आज के समय में हम ऐसे दौर में जिंदा हैं, ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां एक एक करके हमारे हक अधिकारों को हमसे छीना जा रहा है। हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उनकी पहुंच से हमको दूर करने की पूरी साजिश सत्ता पक्ष और भाजपा की तरफ से जारी है। हम तमाम लोगों को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि जब इस देश के अंदर आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था, इस देश के अंदर तमाम नौजवान अपनी शहादत दे रहे थे, तमाम महिलाएं, तमाम माओं ने अपनी कोख सूनी कर दी, तमाम बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधने से वंचित हो गई क्योंकि उनके भाई आजादी की लड़ाई में शामिल होकर के इस देश के लिए शहादत देते रहे थे। आप उस शहादत की परंपरा के लोग हैं, आप उस क्रांतिकारी परंपरा के लोग हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं की थी, उनसे लड़ करके अपना देश उनसे छीन करके वापस ले लिया था। आप उस क्रांतिकारी धरा के लोग हैं। इसीलिए आज के दौर में जब हमारे देश की सत्ता चंद ऐसे लोगों के हाथों में पहुंच गई है जो उस दौर में भी अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे, आज जब उनके हाथ में सत्ता आई है तो वो अपना चाल, चेहरा और चरित्र दिखा रहे हैं। एक एक करके हमारे हक अधिकारों को छीन रहे हैं और बदले में इस देश की जनता को सिर्फ जुमला ही जुमला दे रहे हैं। जुमले के अलावा इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, मोदी जी, संसद में गोल गोल भाषण देने से और माइक में आके घड़ियाली आंसू बहाने से जनता आपको 2024 में स्वीकार नहीं करने वाली है। जनता एक एक हक का हिसाब मांगेगी, एक एक अधिकार आपसे छीन करके ले लेगी। और इनका काला इतिहास क्या है, इस बात को आप लोगों को जानने की जरूरत है। जब देश के नौजवान क्रांतिकारी लोग इस देश के लिए जान दे रहे थे, तब इनके वैचारिक पुरखे, जिनको ये वीर कहते हैं, मुझे हंसी आती है। इनको वीर नहीं, कायर बोलना चाहिए। आप तमाम नौजवान लोग बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए कि हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेने वाला नौजवान भगत सिंह वीर है या अंग्रेजों को माफीनामा लिख करके जेल से बाहर आने वाला सावरकर वीर है? इन दोनों वीरता में आपको फर्क करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से, यहाँ नौजवान लोग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, आप तमाम लोगों से हमारा आग्रह है, निवेदन है कि आने वाले समय में आपको इस बात को तय करना है कि आने वाले मुल्क का मुस्तकबिल क्या तय करना चाहते हैं आप लोग इनके जुमलों में, इनके नारों में वो जो बाइनरी सेट करते हैं उन हिंदू और मुसलमान की, दलित और ब्राह्मण की, अगड़ा की, पिछड़ा की, इन तमाम बाइनरियों को खारिज करिए और अपने हक और अधिकार को लेकर के संघर्ष करिए, सड़कों पे उतरिए और इनसे पूछिए कि हमारे बच्चों की शिक्षा कहाँ है। क्योंकि संविधान में हम सबको इस बात का अधिकार दिया गया है कि सबको शिक्षा मिलेगी। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, संविधान लिखा जा रहा था, तब ये तय हुआ था कि एक एक देशवासी को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा। लेकिन आज एक गरीब की हालत उठा करके देख लीजिए, आप तमाम गांवों से जुड़े हुए लोग हैं, आपके बच्चों के लिए क्या अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो पा रही है इस देश के अंदर? सरकारी स्कूलों की जो हालत थी, रोज मरोज उसको कमजोर किया जा रहा है। और जो सरकारी स्कूल नहीं है, जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया है, प्राइवेटाइजेशन किया गया है, तो आप लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि बड़े बड़े शीशा वाले स्कूलों में 5,000 रुपए महीने की फीस देकर के अपने बच्चों को आप शिक्षा दिला सकें। बताइए, दिला सकते हैं कि नहीं दिला सकते? नहीं दिला सकते हैं। तो ये जो शिक्षा का अधिकार है, प्राइवेटाइजेशन के चलते जो हमारे बच्चों से छीना जा रहा है, शिक्षा से हमारी आने वाली अगली जनरेशन को दूर किया जा रहा है। इस शिक्षा के लिए हमको अपने हक और अधिकार के लिए हमको संघर्ष करना है। और जब इस देश में संविधान लिखा जा रहा था,
तब ये तय हुआ था कि ये सारी चीजें हम इस देश के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और दुष्यंत कुमार लिखते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ तो तय हुआ था कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, मजदूरों को मिनिमम वेज की व्यवस्था की जाएगी, किसानों की उन्नति के लिए, उनकी खुशहाली के लिए नई नई योजनाएं लाई जाएंगी। लेकिन ये सब नहीं हुआ। इस देश के अंदर, मैं सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं, एक साल में 12,000 किसान इस देश के अंदर आत्महत्या कर लेते हैं। इस देश के अंदर जो नौजवान लोग हैं वो एमटेक, बीटेक, पीएचडी करके सड़कों पे घूम रहे हैं रोजगार के लिए, लेकिन रोजगार का प्रबंध सरकार नहीं कर पा रही है। इस मुद्दे में भी ये फेल हुए हैं। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अपने हक अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए, महिलाओं के हक और अधिकार के लिए हमको संघर्ष करना है, हमको लड़ना है, हमको सड़कों में उतरना है। और सड़कों में इसलिए उतरना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। इस संसद को आवारा नहीं होने देना, इसकी लगाम अपने हाथ में रखनी है। इसका सूट पकड़ के इससे पूछना है कि हेलो मिस्टर मोदी जी, हमारा अधिकार कहाँ है, हमारी शिक्षा कहाँ है, हमारा रोजगार कहाँ है। महिलाओं के साथ एक दिन भी ऐसा इस देश के अंदर नहीं गुजरता है जहाँ इस देश के किसी न किसी कोने में महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होता हो। आप न्यूज उठा करके देख लीजिए और टीवी मत देखिए, मेरा आपसे आग्रह है। टीवी की तो हालत ऐसी बना दी है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, मैं सारे मीडिया को नहीं कह रहा हूं, सारे मीडिया नहीं, सारे मीडिया दलाल नहीं है। आज भी कुछ ऐसे ईमानदार लोग हैं जो जनता की आवाज उठाते हैं। बस दिक्कत यह है कि वो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनकी बात आप तक पहुंचाई नहीं जाती है। तो इस दलाल मीडिया को जवाब देने की जरूरत है। और ये जिस तरीके से अपने मीडिया हाउस में 4 लोगों को बैठा करके हिंदू मुस्लिम पे डिबेट कराते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम की बाइंडरी बनाने वाले 2 टकिया स्पीकरों से इस देश के अंदर जो नौजवान घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है? इस देश के अंदर जो 12,000 किसान एक साल में आत्महत्या कर लेते हैं, उस किसान की आत्महत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? इस देश के अंदर जो महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न होता है, हर रोज एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन महिला के साथ छेड़खानी, मोलेस्टेशन की घटना नहीं होती है, उनके साथ बलात्कार नहीं होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विपक्ष जिम्मेदार है। आप लोग बताइए, सत्ता में कौन बैठा है? भाजपा। जिम्मेवारी किसकी है? इस देश के एक एक नागरिक को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। और जब भी अपने एजेंडे में ये फेल होते हैं, जनता इनसे सवाल पूछती है, अपने मुद्दों को लेकर के सड़कों में उतरती है, आंदोलन में जाती है, तब ये विपक्ष को गाली देने का काम करते हैं। और इनको नेहरू बहुत याद आते हैं और सरदार पटेल भी याद आते हैं। तो सरदार पटेल का भी इतिहास आप लोग जान लीजिए। सरदार पटेल की बड़ी सी मूर्ति बनाई है गुजरात में, और ये कहते हैं मेक इन इंडिया करेंगे। और सरदार पटेल की मूर्ति बनाने का ठेका चाइनीज कंपनी को दे दिया है। कैसे करेंगे मेक इन इंडिया, आप ये बता दीजिए मुझको। और दूसरा, ये सरदार पटेल को ऐसे प्रस्तुत करते हैं समाज में, जनता के बीच में, अपनी गोदी मीडिया के द्वारा, जैसे आरएसएस के चाचा हो सरदार पटेल। नहीं मेरे भाइयों, आरएसएस के चाचा नहीं है सरदार पटेल। सरदार पटेल ने होम मिनिस्टर रहते हुए आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। इस बात को आप जान लीजिए, ये इनके नहीं है। दरअसल दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इनका अपना कोई इतिहास है नहीं और ये दूसरे महापुरुषों का इंक्रोचमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि इनका काला इतिहास ये है कि जब आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था तो क्विट इंडिया मूवमेंट का इन लोगों ने विरोध किया था। इस देश के अंदर, संविधान के अंदर हिंदू कोड बिल के द्वारा जब महिलाओं के हक अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात हो रही थी, तब इन्होंने हिंदू कोड बिल का भी विरोध किया था। जब इस देश के अंदर तिरंगा कमेटी ने तिरंगे झंडे को अप्रूव किया था, तब इन आरएसएस के लोगों ने
घूम घूम के पूरे देश में तिरंगे की होली जलाई थी। ये इनका काला इतिहास है और इस काले इतिहास को छुपाने के लिए ये बार बार महापुरुषों का नाम लेते हैं, उनकी बड़ी सी मूर्ति बनाते हैं, सुभाष बाबू की बड़ी पूजा करते हैं। दिक्कत कहाँ आती है इनको? इनके लोगों का नाम गांधी हत्या में आ गया था, ट्रायल भी चला था और इनके जो वैचारिक संगठन के लोग हैं वो गांधी, जिस दिन गांधी की हत्या हुई थी उस दिन को गांधी वध के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जैसे गांधी कोई दैत्य थे और उनके नाथूराम गोडसे कोई अवतारी पुरुष थे। हाय रे बीजेपी, मोदी जी ने कहा है हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। दूसरे का इतिहास आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और कहते हैं कि हिपोक्रेसी, मोदी जी हिपोक्रेसी सबसे ज्यादा आपके अंदर है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती आपके बड़बोलेपन में। और मैं इस देश के नौजवानों से एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। लोग कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं इस देश के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आप आने वाले वक्त में इस देश का मुस्तकबिल क्या तय करना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि देश चंद पूंजीपतियों के हाथों में चला जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि यह देश, इस देश को एक ऐसी विचारधारा रूल करे जो कम्युनल फासिस्ट फोर्स हो? और इनके पुरखे आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार जी का वो डॉक्यूमेंट ये कहां छुपा लेंगे जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारा फलसफा, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा वो दूर बैठा हिटलर में, जर्मनी में हिटलर की जो विचारधारा है, नाजीवादी और फासीवादी विचारधारा, हम उस पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन इस देश के अंदर मोदी जी आप कितना भी जोर लगा लीजिए, अपने धन बल से, अपने बाहुबल से मीडिया खरीद लीजिए, लोगों से भक्ति करवा लीजिए, 2-2 रुपए दे करके आईटी सेल खड़ा कर लीजिए, ट्वीट करवा लीजिए अपने पक्ष में, लेकिन इस देश की जनता का जो सच है वो रोज अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जीती है और उसको एहसास है इस देश के अंदर गरीबी सबसे ज्यादा है। 70 वर्षों के अंदर इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि नौजवानों से मेरी जो अपील है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवानों को ये तय करना है, ये चॉइस करनी है कि इस देश को आप कहां लेके जाना चाहते हैं। और इस देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, जितने भी ऐतिहासिक सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, हर परिवर्तन में अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो नौजवानों की भूमिका रही है। इसलिए इस देश के नौजवानों के ऊपर आज के समय में फासिस्ट कम्युनलिज्म फोर्स जो हमारे सामने है तो हमको एक चुनौती दे रहा है कि भक्ति करो हमारी। नहीं मोदी जी, भक्ति नहीं करेंगे। हमको बुद्धि है, हमको विवेक है, आपकी जो नीतियां हैं उनमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, इसको हमें समझ में आता है, वो देश के पक्ष में नहीं है। इसलिए हम आपकी भक्ति नहीं करेंगे, आपके पक्ष में बात नहीं करेंगे। 2024 में आपको उखाड़ के फेंक देंगे मोदी जी, इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए और झोला उठा के आपको जाने नहीं देंगे। आपसे 10 साल के शासन का, 10 सालों का जो आपका कार्यकाल है, एक एक पाई का हिसाब मांगेंगे। इस देश की जनता के टैक्स के पैसे को आपने कहां बर्बाद किया है मोदी जी।